दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर 93.6% लोग ऐसे हैं जो भले ही अभी जॉब कर रहे हो पर वो एक बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं। गांधीनगर बेस्ड ईडीआई के द्वारा तैयार किया गया एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, इसको आप GEM भी कह सकते हैं, उसके थ्रू 2016 और 17 की एक रिपोर्ट में पाया गया कितने सारे लोगों में बिजनेस करने की इच्छा होने के बावजूद भी सिर्फ 11% इंडियंस ऐसे हैं जो एक्चुअल में किसी बिजनेस में आते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया में लोग अमीर तो बनना चाहते हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया जो कि है बिजनेस, उसे सही से स्टार्ट करने और प्रोडक्ट बनाकर बेचने का कोई खास आइडिया नहीं होता, जिस वजह से अगर वो कोई बिजनेस शुरू कर भी देते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। देखो, अगर आपने भी कभी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा है और ये सोचा है कि कामयाब लोग कौन सी तरकीब अपने काम में लाते हैं जो वो इतनी जल्दी आगे निकल जाते हैं, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ऑथर रेयान डैनियल मोरन की बुक 12 मंथ टू $1 मिलियन की हेल्प से आपको 7 स्टेप की ऐसी गाइडेंस दूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। पर दोस्तों, ये वो सीक्रेट है जिसके बेस पर आज के टाइम में भी कई बिजनेस टिके हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, अंडरस्टैंड योर कस्टमर। मान लो एक दर्जी है जो अपनी एक कपड़े सिलने की दुकान चलाता है। अब कहने को तो ये भी एक बिजनेस है, लेकिन क्या यहाँ पर वो सारे कपड़े लोगों को अपनी खुद की पसंद से देता है, या पहले वो कस्टमर की बॉडी का साइज लेता है, उसे किस तरह का डिजाइन चाहिए ये सब नोट करता है, तब कपड़े सिलता है। ऑब्वियसली दर्जी पहले कस्टमर की एक एक बात बड़े ध्यान से सुनता है और हर एक रिक्वायरमेंट को अच्छे से जानने के बाद ही तभी वो कपड़े सिलने बैठता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिजनेस शुरू करने का ख्याल जब भी लोगों के मन में आता है तो उनके माइंड में सबसे पहली चीज ये आती है कि किस चीज का बिजनेस शुरू किया जाए, किस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाए। मतलब ये लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उनको दूसरों को क्या देना है, जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग यहीं से वो अपने बिजनेस की उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये बिजनेस करने का बहुत पुराना तरीका है। जो टॉप 5% लोग होते हैं वो पहले अपने प्रोडक्ट को नहीं बल्कि अपने कस्टमर को समझते हैं। वो ये जानने का ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम लोगों की अभी के टाइम में कैसी डिमांड है, और जब उनको एक बार डिमांड का पक्का आइडिया हो जाता है तो उसी पर सर्विस या फिर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ओला को ले सकते हैं। भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ने ओला कैब बहुत जल्दबाजी में लॉन्च नहीं की थी। पहले उन्होंने देखा कि लोगों को मार्केट में टैक्सी ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है और रात के टाइम में तो हर स्टेट में टैक्सी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। देन जब इन लोगों को यहाँ से डिमांड दिख गई तो उन्होंने ओला कैब्स की वहीं से शुरुआत कर दी, और तब से लेकर अब तक आप जानते ही हैं कि यह कंपनी आज के टाइम में कितनी ज्यादा फैल चुकी है। स्टेप नंबर 2, डेवलप योर प्रोडक्ट। रायन कहते हैं कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं, तब आपको ज्यादा देर ना करते हुए कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस सोचकर रख लेनी चाहिए, जिसके लिए रायन एक 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। इनकी हेल्प से आपको जो प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा। यहाँ आपको सबसे पहले अपने टारगेट कस्टमर के साथ इंगेज करना होगा और ये जानने का ट्राई करना होगा कि जिस चीज को वो एक प्रॉब्लम बता रहे हैं वो उसे किस तरह से फेस कर रहे हैं। एक मामाअर्थ नाम की बहुत फेमस कंपनी है जिसके आपने यूट्यूब पर बहुत सारे एड्स देखे होंगे। ये कंपनी आज के टाइम में $9.4 बिलियन की कंपनी है, लेकिन इन्होंने जब इसकी शुरुआत की थी वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर ही की थी। उन्होंने देखा कि मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं सारी की सारी बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट बना रही है। इससे कस्टमर को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, एक्ने, पिंपल, बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। इस चीज का ध्यान रखते हुए मामाअर्थ ने इन लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी और अपने टारगेट कस्टमर के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए प्रोडक्ट पर ही सारा फोकस लगा देने की बजाय कस्टमर की प्रॉब्लम जान लेना जरूरी है। जब आपको पता चल जाए कि आपके कस्टमर्स की नीड क्या है, तब आपको सेकंड स्टेप पर आ जाना है और ऐसे मैन्युफैक्चर की खोज करनी है जो आपकी जगह पर आपके प्रोडक्ट क्रिएट कर दे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत कोई छोटा बिजनेस हो या फिर कोई बड़ी कंपनी, सबको पड़ती है। अब लास्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट बनाना शुरू करना होगा। इसमें ऑथर कहते हैं कि देखो, अगर शुरुआत में ही एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने की सोचोगे तो इसके बहुत कम चांस है। इसीलिए ज्यादा फोकस आपको बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने पर नहीं, बल्कि परफेक्ट हो या कैसा भी हो, बस प्रोडक्ट बनाने पर देना चाहिए। देन इसके बाद आपको कस्टमर्स के रिव्यूज का इंतजार करना है कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। जो भी कमियां, जो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको बोला जाए, आप बस उसको फुलफिल करते रहो। इससे आपका प्रोडक्ट दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होता चला जाएगा और फिर लोग आपके इस प्रोडक्ट को शौक से खरीदना पसंद करेंगे। यही रीजन है कि लोग जब भी कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग में ही वो इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो अपने हर कस्टमर के साथ अपनी ऐप की टेस्टिंग करते हैं और धीरे धीरे फीडबैक्स लेकर अपने ऐप को अपग्रेड करते चले जाते हैं। स्टेप नंबर 3, फंडिंग योर बिजनेस। हर तरह के बिजनेस को शुरू करने में कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ये कम हो या ज्यादा, ये आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊं तो एक बिजनेस के अंदर फंडिंग बेसिकली 4 तरीके से आती है और इन चारों ही तरीके के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। नंबर 1, सेल्फ फंडिंग। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इसमें आपको अपने खुद के पैसे बिजनेस में लगाने होते हैं। मतलब बिजनेस शुरू करते टाइम प्रोडक्शन के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, ये सब आपको अपनी ही पॉकेट से करना होता है। इस तरह की फंडिंग का फायदा ये है कि इसमें आपके बिजनेस का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है और आप ही अपने इस बिजनेस के इकलौते मालिक होते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में सेल्फ फंडिंग करते हैं तो हो सकता है कि लिमिटेड कैश की वजह से आप अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो ना कर पाओ या फिर उसे सही से ना चला पाओ। नंबर 2, इन्वेस्टर फंडिंग। बिजनेस में पैसे लगाने के लिए जब आप इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और बिजनेस या कंपनी का कुछ हिस्सा उन्हें दे देते हैं तो उसे इन्वेस्टर फंडिंग कहते हैं। इस तरीके से बिजनेस में पैसे लेने का ये फायदा होता है कि आपके बिजनेस में कैश फ्लो को
लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब आपके पास कैश की कोई कमी नहीं होती और ज्यादा टेंशन लिए बिना आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहता है। लेकिन इस तरह से फंड अरेंज करने में प्रॉब्लम ये होती है कि इस बिजनेस में फिर पूरी तरह से आपका हक नहीं रह जाता। इस वजह से आपके बिजनेस में आपका कंट्रोल और आपका डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है। तीसरा है क्राउड फंडिंग। बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ से जाए बिना अगर आप बाहर से फंड अरेंज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका है। इस तरीके से फंडिंग लेने का मतलब है कि आप अपने बिजनेस के लिए पैसा सीधे पब्लिक से इकट्ठा कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस की इक्विटी किसी को भी नहीं देनी है। इस तरीके से फंड जुटाने का मतलब ये होता है कि इसमें आपको कई बने बनाए कस्टमर्स मिल जाते हैं, क्योंकि जो लोग आपके प्रोडक्ट और बिजनेस को जानते हैं वो आपके बिजनेस को खड़ा करने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। शुरुआत में आपके लॉयल कस्टमर्स में ही लोग होंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि पब्लिक से पैसा लेने के लिए आपको उन्हें अपने बिजनेस से अवेयर करना होगा, जिसके लिए कई लोग मार्केट कैंपेन का सहारा लेते हैं, तो कई बार ये बहुत महंगा होता है। चौथा है डेब्ट। दोस्तों ये बात सही है कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें पैसा कर्जे पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको EMI और इंटरेस्ट का बोझ बहुत लंबे टाइम तक सताता है और आपकी एक छोटी सी गलती आपके बिजनेस तक को डुबा सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए लोन लेने जैसा बड़ा रिस्क बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है, जहाँ पर क्राउड फंडिंग से पैसे लेने में शुरुआत में बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इन्वेस्टर से फंडिंग लेने के लिए आपको अपनी कंपनी के शेयर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। डेब्ट उठाते टाइम आपको कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक प्लानिंग के साथ सब कुछ चलाते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। बट जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो इसको सोच समझकर कंसिडर करना। स्टेप नंबर 4, स्टैक द डेक। अपने टारगेट कस्टमर्स को ढूंढ लेने के बाद और अपना आइडियल प्रोडक्ट क्रिएट कर लेने के बाद, प्लस ये जान लेने के बाद कि आपको बिजनेस की फंडिंग कैसे मिलेगी, आप अपने प्रोडक्ट को बनाकर लॉन्च करने के बहुत करीब आ चुके हैं। अब आपको सिर्फ अपने लॉन्च को कामयाब बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस का एक ट्रेलर जैसा कुछ बनाना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जान सके और उसके अंदर एक हाइप क्रिएट हो जाए। इन शॉर्ट आपको लोगों की एक कम्युनिटी तैयार करनी होगी जिनके बीच में आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और ऑनलाइन सोशल मीडिया की हेल्प से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। आसानी से आप अपनी टीम को बिल्ड करके और लोगों को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में थोड़ा सा अवेयर करके अपने काम को शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, लॉन्च योर प्रोडक्ट। अब आपके पास आपका प्रोडक्ट मौजूद है, लोगों की एक कम्युनिटी है, तो अब टाइम है इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देने का। और इसके लिए अगर आप चाहें तो शुरुआत में कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे Amazon हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। इसी तरीके से ई-कॉमर्स वेबसाइट से जुड़कर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा ये कि जब आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस देंगे तो इससे सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि आपको भी तारीफें मिलेंगी। स्टेप नंबर 6, ग्रोइंग 25 सेल्स ए डे। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो कम्युनिटी आपने बिल्ड की है और जो अवेयरनेस आपने प्रोडक्ट के बारे में फैलाई है, उसकी वजह से शुरू में तो आपकी बहुत ज्यादा सेल हो सकती है, लेकिन फिर हो सकता है इसके बाद आपकी सेल थोड़ी गिरने लग जाए। ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने अपने लॉन्च डे में 20 सेल किए हैं तो 2 हफ्तों के बाद आपकी सेल्स गिरकर 8 या फिर 5 हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों अब आपका असली काम यही से शुरू होगा। कुछ ऐसे दिन होंगे जब आपकी बहुत अच्छी सेल्स होंगी, लेकिन कुछ ऐसे दिन भी होंगे जब आपको एक प्रोडक्ट ही बेचना महाभारत हो जाएगा। दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर पैसा, फ्रीडम, बहुत कुछ मौजूद है। इसीलिए तो बिजनेस करने के बारे में इतने सारे लोग सोचते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कामयाब बहुत कम लोग हो पाते हैं, बिकॉज इस स्टेप में अच्छे लोगों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। रायन कहते हैं कि एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे मुश्किल स्टेप यही है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने काम में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। इसीलिए बहुत सारा पेशेंस रखने के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट की सर्विस के प्रमोशन पर भी ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको अपने बिजनेस में एक कंसिस्टेंट सेल ग्रोथ लाने में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा काम कर रही है। क्योंकि कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि हमारे जो 20% प्रोडक्ट होते हैं वही 80% सेल कराते हैं। जब आप ये समझ ले कि आपके कस्टमर्स किस चीज से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद सबसे ज्यादा फोकस आपको उसी चीज पर करना है। इससे होगा ये कि धीरे धीरे आपका नीचे जा रहा ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगेगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप दिन के 25 या फिर उससे ज्यादा सेल्स भी कर पाएंगे। स्टेप नंबर 7, बिल्ड योर $1 मिलियन बिजनेस। यहाँ पर आपको अपना फोकस अपने बिजनेस की रीच को बढ़ाने और नए कस्टमर्स को ढूंढने और अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में देना है, जिसमें आपके लिए सबसे बड़ा हथियार आपका सोशल मीडिया है। आप एंगेजिंग पोस्ट बनाकर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर सोशली कनेक्ट होकर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर मौजूद है कि एक बार फेमस हो जाने के बाद में आपके बिजनेस को एक ब्रांड बना सकता है। पर जब भी आपके इस बिजनेस को ब्रांड बनाने का टाइम आए तो यहाँ पर आपको पहले इन 2 चीजों पर ध्यान देना है। पहला, आपके बिजनेस को जो सिस्टम है, यानी कि आपके बिजनेस को चलाने के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं, आपके पास जो मशीनें मौजूद है, आपके पास अपने प्रोडक्ट्स को रखने का जो स्पेस है, तो इन सभी के अंदर आपको ये देखना होगा कि अगर आप अपनी सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो ये सभी चीजें आपकी हाई सेल्स डिमांड को पूरा कर पाएंगी या फिर नहीं। दूसरा, अब आपको अपने करंट बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। मतलब जहां आप अपने पहले प्रोडक्ट को 1-on-1 कस्टमर को बेच रहे थे, वहीं अब आपको बहुत से कस्टमर्स को एक साथ अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऑथर कहते हैं कि इन सबको आपको परफेक्टली रन करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी: क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और पेशेंस। अगर आपके पास ये तीनों चीजें मौजूद है तो डेफिनेटली आप खुद का ब्रांड खड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज
की वीडियो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।